Hello students, welcome to my new video, and today I am going to teach you lesson number 2 of class 10 CBSE board NCERT book of chemistry, and lesson number 2 is acid, base and salt. So let's start the chapter acid, base and salt. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने पिछले वीडियो में एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ था कि एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है। एसिड जो होते हैं हमने दो तरीके से डिफाइन किया हुआ था, कई डेफिनेशंस होते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से जो जो डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं हमने वही यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और फिर हमने टाइप्स ऑफ एसिड भी बताया था कि कितने तरह के एसिड्स होते हैं। दो तरह के एसिड्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल एसिड एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिक एसिड, या ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग वीक एसिड भी कहते हैं। और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड को हम लोग नेचुरल एसिड भी कहते हैं, क्योंकि वो सारे जो होते हैं नेचर में मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट से मिलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मिनरल एसिड्स, नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स या वीक एसिड कि ये सारे हमने नाम लिखे हुए हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में जो चीजों का यूज करते हैं उसमें भी एसिड्स होते हैं। जैसे देख लीजिए ऑरेंज या लेमन्स, इसमें कौन सी एसिड होती है? साइट्रिक एसिड। एप्पल में मालिक एसिड्स होते हैं। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। शावर मिल्क और कर्ड, दूध में और दही में लैक्टिक एसिड। विनेगार का मतलब होता है सिरका में एसिटिक एसिड। प्रोटीन्स में जो होते हैं एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो एसिड्स हैं ये सारे हमको नेचर से मिलते हैं और इन सारे एसिड्स को हम लोग नेचुरल एसिड कहते हैं। ये हमारे लिए सेफ होते हैं, डेंजरस नहीं होते हैं, तो इसलिए इन लोगों को हम लोग वीक एसिड भी कहते हैं। क्योंकि अगर आपके ये स्किन पे, कपड़े पे गिर जाए तो कोई बर्निंग इफेक्ट नहीं देते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। और ये है मिनरल एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। इन सारे को हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये सारे एसिड्स जो हैं नेचर से नहीं मिलते हैं। इनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगा करके, बड़े बड़े प्लांट्स को लगा करके इन सारे एसिड्स को तैयार किया जाता है। इसलिए कि कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं, कई सारे ऐसे काम हैं जिसमें इन एसिड्स का यूज होता है। और सबसे ज्यादा जिस एसिड का यूज होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। बड़े बड़े प्लांट्स को चलाने के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज को चलाने के लिए भी एसिड्स का यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा किस एसिड का यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, यानी अम्लों का राजा। किंग ऑफ एसिड भी इसी को H2SO4 को ही बोला जाता है। और ये तीनों के तीनों जो एसिड्स है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स है इसलिए क्योंकि अगर ये आपके कहीं शरीर पे पड़ जाते हैं, आपके कपड़े पे पड़ जाते हैं तो वहां पे जल जाता है, बर्निंग इफेक्ट आ जाता है। तो इसलिए इन सारे एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं, मिनरल एसिड भी कहते हैं। आपने देखा होगा लैब में या किसी भी अदर जगह पर जहाँ पे ये सारे एसिड्स रखे गए होते हैं उस बॉटल पे डेंजर का साइन बना हुआ होता है ताकि लोग उसको टच ना करें। इसलिए कि अगर आप टच करने जाएंगे तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, तो उस पे डेंजर का साइन बना हुआ होता है। ठीक है, बाकी इन सारे एसिड्स को तो आप देख रहे हैं आपके फ्रूट्स में, आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजें हैं उसमें मिलते हैं। तो ये सारे डेंजरस नहीं होते हैं, ये सारे एसिड्स जो होते हैं सेफ होते हैं। नेक्स्ट हम अदर एसिड्स भी हैं, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसको हम लोग एंट एसिड भी बोलते हैं। एंट एसिड इसलिए क्योंकि जो चींटियां होती हैं, चींटियां जब आपको काटती हैं तो आपको जलन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। कारण ये है कि उनके शरीर में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जो चींटियां होती हैं उनके शरीर में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और फॉर्मिक एसिड्स जो होते हैं वो आपके शरीर में इंजेक्ट कर देती हैं। जो चींटियां होती हैं जब वो आपको काटती हैं तो आपके शरीर में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती हैं जिससे आपको जलन महसूस होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये चींटियों में पाया जाने वाला एसिड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है एंट एसिड। एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3,
आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जैसे पेप्सी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इन सारे का जब बॉटल खोलते हैं, बॉटल का ढक्कन जब खोलते हैं तो उसमें से झाग टाइप का कुछ निकलता है, झाग निकलता है। वह झाग जो होता है उसमें यही कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, H2CO3। तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उन सारे ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 पाया जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है देख लीजिए, विनेगर यानी सिरका, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो देखिए इसमें से सारे एसिड जो है कहीं ना कहीं यूज है हमारे जीवन में उसका, सारे एसिड का। अब यूज जो है हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हार्मफुल है, किस तरह से यूजफुल है। जैसे ये सारी चीजें हैं तो ये एसिड तो हमारे लिए यूजफुल ही है, लेकिन ये जो कंसंट्रेटेड एसिड जिसको आप मिनरल एसिड बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एसिड अटैक होता है ना, एसिड लोग चेहरे पे डाल देते हैं किसी भी कारण से, तो वहां तो एसिड का हार्मफुल इफेक्ट हो गया, वहां पे हार्मफुल यूज किया जा रहा है एसिड का। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। किसी अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं तो यूजफुल हो गया, खराब काम के लिए यूज कर रहे हैं तो हार्मफुल हो गया। तो कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, वो हार्मफुल भी होता है, हो सकता है यूजफुल भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप देख लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो बाढ़ आ जाएगी, बारिश कम हो गया तो सूखा पड़ जाएगा, इसलिए मीडियम में बारिश होना चाहिए। तो कोई भी चीज हो, ज्यादा या बहुत कम, दोनों ही आपके लिए इफेक्ट मतलब यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। खाना कम खाएंगे तो भाई आप वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। खाना बहुत ज्यादा खा लेंगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ना ज्यादा ना कम, ऑप्टिमम। ठीक है, तो ये जितने भी एसिड्स हैं उन सारे का आपके जीवन में कहीं ना कहीं यूज है, किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में उसका यूज हो रहा है। अब आप इन सारे एसिड्स को देख लीजिए, आप रोज इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन सारे एसिड्स को यूज करते हैं। क्लियर है इन सारे एसिड्स का? तो ये सारे जो एसिड्स है इंडस्ट्री में यूज होते हैं। फिर जो HCl है आपके स्टमक में भी पाया जाता है, हमारे पेट में भी HCl पाया जाता है, क्योंकि अगर हमारे पेट में HCl नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में पेट के अंदर जो भी जर्म्स है, हार्मफुल जर्म्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे और हम जो होंगे बीमार पड़ जाएंगे। तो जो हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है वो क्या करता है, हमारे पेट में जितने भी जर्म्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको मारता है और खाना के फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अगर HCl न रहे तो जो खाना हमारे पेट में पचता है वो सही तरीके से पच नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सारे यूज ऑफ एसिड्स हो गए। उसके बाद अगर आप एसिटिक एसिड जो है वो आप सिरके के रूप में यूज कर रहे हैं, अचार वगैरह बनाने में एसिटिक एसिड का यूज होता है, तो अगर एसिटिक एसिड नहीं रहे तो आप अचार नहीं बना पाओगे। आ रही बात समझ में? तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी ना किसी रूप में यूज हो रहे हैं। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ एसिड्स के नाम और उनके यूज। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ एसिड। आज जो हमारा आपका टॉपिक है वो है यूज ऑफ वीक एसिड। तो देखिए अभी हमने बताया कि एसिड जो होते हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीक एसिड, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं या उसी को हम लोग नेचुरल एसिड भी कहते हैं, क्योंकि जो वीक एसिड्स होते हैं वे जो होते हैं हमारे लिए सेफ होते हैं, डेंजर नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम लोग वीक एसिड भी कह सकते हैं। और इनके यूज क्या क्या है? पहला है एसिटिक एसिड इज यूज एज प्रिजर्वेटिव इन मेकिंग पिकल्स। जो अचार होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हम लोग एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं। सेकेंड, टर्टरिक एसिड इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। जब बेकिंग पाउडर बनाया जाता है तो उसमें जो टर्टरिक एसिड होता है उसका यूज किया जाता है। कार्बोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक जब बनाया जाता है तो उसमें कार्बोनिक एसिड का यूज होता है। डाइल्यूट एसिड प्रेजेंट इन, अभी हमने डिस्कस किया हुआ था इन सारी बातों पे। डाइल्यूट एसिड जो होता है वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ मिनरल एसिड्स के यूज लिखे गए हैं। पहला सल्फ्यूरिक एसिड, हमने अभी आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड इज किंग ऑफ एसिड, इसलिए कि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में।
क्या कहते हैं, टेक्सटाइल कंपनी में यूज होता है, जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज होता है। और नाइट्रिक एसिड, इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स यानी जो खाद होते हैं जो हम लोग खेतों में डालते हैं, तो उसमें भी इसका यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मेटल, इट इज यूज इन टेक्सटाइल कंपनी। जो सरफेस मेटल्स के होते हैं, जब उसको हम लोग किसी अदर मेटल का उस पर कोटिंग करते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उस मेटल के लेयर को साफ करते हैं। साफ करके तब उस पे जो होता है किसी भी दूसरे मेटल का कोटिंग किया जाता है, तो उससे वो जो होता है उसका कोरिजन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सारे थे यूज ऑफ वीक एसिड एंड यूज ऑफ मिनरल एसिड्स। अभी आपने पढ़ा कि मिनरल एसिड क्या है, और तो ये यूज हो गए आपके। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया है कि जो एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले तो एक होता है वीक एसिड और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जनरली HNO3, H2SO4 और HCl होते हैं। तो इन एसिड को टच करने में डेंजरस होते हैं हमारे लिए, तो इसके लिए जरूरी है कि इसको हम लोग यूज के लिए परफेक्ट बनाया जाए। तो यूज के लिए परफेक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा वीक करना पड़ता है। तो वीक कैसे करेंगे, इसमें हम लोग वाटर को डालते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो जो हमारा एसिड होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ वाटर इनटू द एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ water into acid is called dilution of acid, is called dilution of acid। जब हम लोग किसी भी एसिड में वाटर को ऐड करते हैं, चाहे कोई भी एसिड हो, उसमें हम लोग जब वाटर ऐड करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एसिड दिया गया है H2SO4, एग्जांपल के तौर पे H2SO4 प्लस H2SO4 किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा, प्लस H2O, यह भी लिक्विड के फॉर्म में है, इक्वल टू 2H3O प्लस SO4 2 माइनस प्लस हीट। बैलेंस नहीं है ये, आप देख लीजिए, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे H3 है, तो यहाँ हम 2 से इंटू कर दे, 2 से इंटू कर दे, और इधर भी 2 से इंटू कर दे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 6, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6। ठीक है, SO4 एक है, SO4 एक है, 4 जो यहाँ पे 2 माइनस कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड में जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कहते हैं। अब ये जरूरत ही क्या है, एसिड को डाइल्यूट बनाने की क्या जरूरत है, तो देखिए एसिड जो होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए काफी डेंजर होते हैं। तो उनको अपने लिए सुरक्षित या सेफ बनाने के लिए हम किसी भी एसिड को क्या करते हैं, डाइल्यूट बनाते हैं। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ नहीं होते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होता है। तो कई केमिकल रिएक्शन के लिए भी हमको एसिड को डाइल्यूट करना पड़ता है। तो कई सारे रीजन है जिसके लिए हम लोग एसिड को क्या करते हैं, वीक करते हैं, यानी डाइल्यूट बनाते हैं। तो किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, ये नहीं कि एक गिलास एसिड लिया और एक गिलास पानी लिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिए, ये जो है बिल्कुल गलत तरीका है एसिड को डाइल्यूट करने का। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है वह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देख लीजिए प्लस हीट लिखा हुआ है ना, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लास्ट में लिख सकते हो। Dilution of acid is an exothermic reaction, क्योंकि यहाँ पे हीट बाहर निकल रहा है ना, इसलिए यह जो है कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपको कहा जाए कि आप किसी एसिड को डाइल्यूट करिए,
डाइल्यूट बनाइए, तो आपको क्या करना है, ये नहीं कि एक गिलास पानी लिए और एक गिलास एसिड लिए, दोनों को आपस में मिक्स कर दिए, उसमें आपके जल जाने का डर रहता है। इसलिए कि थोड़ी सी एसिड में पानी डालने पे, वाटर ऐड करने पे इतना ज्यादा हीट निकलता है, इतना ज्यादा हीट निकलता है कि आपका जो बर्तन है वो गर्म होके फट सकता है, और फट जाएगा तो फिर आपके शरीर पे एसिड जाएगा, आप भी जल सकते हैं। इसीलिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना एसिड आपको डाइल्यूट करना है, क्या करिए कि आप एक टेस्ट ट्यूब में या किसी बर्तन में वाटर ले लीजिए और एक एक बूंद करके उसमें एसिड ड्रॉप वाइज डालते जाइए। उसके बाद उसको थोड़ा हिलाते रहिए ताकि जो वाटर है और जो एसिड है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर एक बूंद डालिए, वाटर के साथ मिक्स करिए, फिर एक बूंद डालिए, वाटर के साथ मिक्स करिए। कम एसिड डालेंगे तो जो हीट का इवोल्यूशन होगा वो काफी कम होगा, और एक ही बार हम लोग अगर ज्यादा एसिड ऐड कर देंगे वाटर में तो इतना ज्यादा हीट उसमें से बाहर निकलेगा, इतना ज्यादा हीट उसमें से बाहर निकलेगा कि जो आपका बर्तन है हो सकता है गर्म होके फट जाए और आप जल जाए। तो किसी भी एसिड को डाइल्यूट बनाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एसिड को डाइल्यूट बनाएंगे, आप किसी बर्तन में, टेस्ट ट्यूब में, बीकर में वाटर ले लीजिए और ड्रॉप वाइज उसमें एसिड को ऐड करते जाइए। तो ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड का सही तरीका हो गया। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड से जो एसिड का स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज होता जाता है, एसिड जो होता है वो वीक होता जाता है। ठीक है, तो वो भी आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, बाय डाइल्यूशन ऑफ एसिड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, the strength of acid is decreases। आगे बात समझ में, जो एसिड का स्ट्रेंथ होता है उसका जो मजबूती, मतलब मजबूती तो ताकत वाली मजबूती नहीं कहेंगे इसको हम लोग, उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे आप एसिड में जैसे जैसे आप वाटर में एसिड ऐड करते जाएंगे, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होगा धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, और इसी के वजह से जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होता है वह भी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, क्योंकि एसिड के स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने के लिए ही आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये था डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अगला टॉपिक है हमारा हैंडलिंग एसिड फूड स्टफ इन हाउस होल्ड। इसका मतलब ये है, आप घरों में देखते होंगे, आपको कोई खट्टी चीज रखनी होती है तो आप लोग तांबे या पीतल का बर्तन जो होता है वो नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें खट्टी चीजों को रख देंगे तो वो जो आपका खाने वाला जो भी चीज है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अनफिट फॉर ईटिंग, खाने के लायक वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ऐसा क्या हो गया कि वो खाना जो है आपका खराब हो गया? कारण ये है कि कोई भी मेटल हो, जब आप उसको खुले एयर में थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो एयर में जो भी ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है। मेटल जो बर्तन है आपका वो तो किसी ना किसी मेटल का बना हुआ है, जैसे तांबा हो गया, कॉपर, ब्रास। तो जो मेटल होता है जब उसको हम लोग खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है। और मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। तो वहां पे क्या हो गया, बेस हो गया। अब उसमें आप किसी खट्टे चीज को रख दे रहे हैं, खट्टा चीज जो भी होता है वो जनरली एसिडिक होता है। तो जब एक बेस और एक एसिड आपस में मिलते हैं तो वहां पे साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो जब आप किसी मेटल के बर्तन में कोई एसिड रख दिए तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और किसी साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे जो भी खाना आपने उसमें रखा है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी खट्टी चीज जो होती है वो मेटल यानी तांबे और पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको
ये बातें क्लियर हो गई कि किस तरह से हम लोग जो होते हैं घरों में जो भी तांबे के बर्तन होते हैं उसमें हमने खट्टी जो भी चीजें होती है उसको हम लोग नहीं रखते हैं, कारण यही है। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। इन किचन copper vessel are not used to kept curd, दही आप कह सकते हैं। In kitchen copper vessel are not used to keep curd because metal oxide are basic and curd is acid. When acid and base react together, salt and water is formed, which make a toxic compound and food is unfit for consumption। ठीक है, किसी भी तांबे के बर्तन में दही या किसी भी खट्टी चीज को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांबा का बर्तन जो होता है मेटल होता है और वो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जब भी उसमें हम लोग कोई खट्टी चीज रखेंगे तो वो एसिड होगा और एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और किसी टॉक्सिक कंपाउंड मतलब पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, जो खाने से हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो ये था कि जो एसिड है वो किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है, किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, और डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या है। तो ये सारे जो थे एसिड्स के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे बेस की प्रॉपर्टीज क्या है। एसिड के बारे में लगभग सारी चीजों जो आपको एनसीईआरटी की बुक से जाननी थी वो सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई टॉपिक, कोई ऐसा चीज जो मुझे बताना चाहिए था मैंने नहीं बताया है, छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगी। ठीक है, अब हम लोग जो है बेस पढ़ेंगे। बेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके यूजफुल प्रॉपर्टीज क्या है, हार्मफुल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका यूज क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, ये एसिड जो है आपका खत्म हो गया, बेस स्टार्ट किया जाएगा। आज का हमारा नया टॉपिक है वो है बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। यानी आप ये कह सकते हैं कि हम लोग आज टोटली बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एसिड क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम लोग बेसिकली बेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस है क्या, हिंदी में इसको हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है, बेस जो होता है हमने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, बेस इज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर है, बेस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड को कंटेन कर रहता है। ठीक है, और जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उस तरीके से नहीं, जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तभी वो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे एसिड के बारे में आपने पढ़ा था, एसिड इज अ सब्सटेंस which contain hydrogen ion, which contain hydrogen and produce hydrogen ion when dissolved in water। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन को कंटेन किए हुए है, हाइड्रोजन उसके पास है
और वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है कब? जब वो वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, एसिड्स के बारे में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था हमने, लेकिन आज हम लोग को मेनली बेस के बारे में जानना है। बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कहने का मतलब ये है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इसकी जानकारी विदाउट वाटर हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, वाटर के प्रेजेंट में ही जो एसिड होता है वो अपने एसिडिक नेचर को शो करता है, और जो बेसिक होता है वो अपने बेसिक नेचर को शो करता है। क्लियर है? हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे एसिड के। अब हमको बेस, अगर टेस्ट के आधार पे बेस को कहा जाए तो बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच इज बिटर इन टेस्ट। बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। क्लियर? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अगर बेस की बात करी जाए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल, आर्हेनियस जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक नई थ्योरी दी एसिड और बेस की। वो ये था कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, एंड बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल है एसिड बेस की मतलब डिफिनेशन। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस? जो बेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। बीटर इन टेस्ट, जो बेस होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं। सेकंड, दे पॉजेस स्लिपरी टच लाइक सोप, उनको टच करने में स्लिपिंग टाइप का कुछ महसूस होता है, जैसे साबुन होता है ना, हाथ में लेके तो फिसल जाता है, उसी तरीके से जो बेस होते हैं वो स्लिपरी टाइप्स के होते हैं। और दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, जो बेस होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देते हैं, और अगर रेड लिटमस पेपर लिया जाए तो उनको भी ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, सम बेस लाइक NaOH एंड KOH, टोटली सारे के सारे बेस नहीं, सम बेस, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कॉरोसिव इन नेचर होते हैं। कॉरोसिव इन नेचर का मतलब अगर आपके स्किन के ऊपर कहीं वो बेस पड़ जाता है तो स्किन पे जो होते हैं छाले टाइप के पड़ जाते हैं, जलने के जैसा इफेक्ट आ जाता है। जैसे जलने के बाद लोगों के शरीर पे छाले पड़ जाते हैं, उसी तरीके से जब आपके शरीर पे जो बेस होते हैं वो अगर गिर जाता है तो जलने के जैसा हो जाता है। एंड फिफ्थ क्या है? दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस जो है वो पहली केमिकल प्रॉपर्टी यही होगी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी तो यही से लेते हैं 6 वाली प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसकी पहली है, लेकिन टोटल की प्रॉपर्टी नंबर 6 है। क्या होगा? बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। जब भी कोई बेस किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, एंड वो रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये प्रॉपर्टी एसिड में भी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, और यह प्रॉपर्टी बेस में भी है। एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल इसका, बेस मान लीजिए हमने ले लिया NaOH, जिसमें भी आपको OH दिख जाए, OH वो क्या है? बेस है। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, अगर उसमें आपको OH दिखता है तो फिर वो क्या है? बेस है। और अगर H दिखता है उसमें तो वो फिर क्या है? एसिड। आगे बात समझ लें। और अगर आप टेस्ट कर सकते हैं तो टेस्ट करके देख लीजिए, जो कड़वा है बेस है और जो खट्टा है वो एसिड है। एक और भी प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन का तरीका है, इंडिकेटर यूज कर लीजिए, या फिर एक और चीज होती है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जिसकी 7 से कम होगी वो एसिड होगा, और जिसकी 7 से ज्यादा होगी वो बेस होगा। तो कई तरीके हैं आपके पास जिससे आप एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है,
तो NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो यह जो है एक रिएक्शन है जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जो बेस होता है वो जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कहिए या टोटल की प्रॉपर्टी नंबर 7 कहिए, वो क्या होता है, बेस react with metal and form बेस जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो कोई भी बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल जिंकेट बनाता है। कोई भी बेस जब मेटल के साथ कोई भी मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, या कहा जाए कोई भी बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल जिंकेट बनाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, मेटल जिंकेट, तो ये तो केवल जिंक के साथ होगा, या आप कह सकते हैं रिएक्ट विथ मेटल्स हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस जो होता है इवॉल्व होता है और लिख लीजिए क्या लिखा जाए, यस बेस प्लस मेटल, तो क्या बनेगा, मेटल जिंकेट लिख सकते हैं, मेटल जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, तो बेस जो होते हैं वो सारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई भी बेस सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और जो मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं, जो मेटल्स जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं उन्हीं मेटल के साथ यह बेस जो होता है रिएक्शन कर पाता है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ बेस रिएक्शन नहीं कर पाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, बेस जैसे NaOH प्लस मेटल में हम लोग जिंक ले ले, बनेगा मेटल जिंकेट यानी Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए NaOH, या रहने दीजिए, तो बेस जो होता है जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी बेस सारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हीं के साथ रिएक्शन कर पाता है। ठीक है, एंड 8वीं प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। जब कोई भी बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है कोई भी बेस, तो क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर। जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड मान लीजिए हमने ले लिया नॉन मेटल ऑक्साइड, मान लीजिए आप क्या कह सकते हैं CO2 प्लस, सॉरी यहाँ पे NaOH नहीं रखिए, बेस रखिए, कोई भी बेस हो सकता है, नॉन मेटल ऑक्साइड है CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू साल्ट CaCO3 प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो देखिए जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सभी किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ये क्या हो गया, एसिड हो गया, और यह क्या हो गया, बेस हो गया, और जब बना है तो क्या बना है, CaCO3 प्लस H2O, तो यह क्या बन जाएगा, साल्ट है, साल्ट बेस
और नॉन मेटल का ऑक्साइड बन क्या रहा है, तो यह भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप नोट में डाल दीजिएगा, यहाँ पे नोट में all non-metal oxide are acidic in nature। और ये पहला हो जाएगा। दूसरा, all metal oxide are basic in nature। अरे बात समझ में, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं, और जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे बेसिक होते हैं। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, यानी ये किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। उसके बाद बेस के साथ रिएक्ट करवाया गया इसको। तो आपने अभी पढ़ा कि कोई भी एसिड और एक बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहाँ पे ये चीज एसिड हो गया, यह चीज बेस हो गया, तो क्या बन रहा है, साल्ट एंड वाटर। दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह जो रिएक्शन है यह भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये थे आपके जो बेस होते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ बेस। जिस तरह से हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एसिड के यूज पढ़े थे, उसी तरह से अभी तो हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब हम लोग यूज ऑफ बेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से एसिड के बहुत सारे यूज है, उसी तरह से कुछ बेस के भी हमने यहाँ पे यूज लिखा हुआ है। NaOH। NaOH इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। साबुन बनाने के लिए NaOH का यूज होता है। KOH यह भी एक बेस है। इट इज यूज्ड एज एब्जॉर्बर आल्सो इन सोप। सोप का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें भी KOH या एब्जॉर्बर, जैसे बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मॉइस्चराइजर को किसी चीज में से या एयर में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो KOH एंड NaOH आर यूज्ड एज अ एब्जॉर्बर। थर्ड वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिए, यह भी इसमें OH है तो यह भी एक बेस है। इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। जो हम लोग घरों में चूना करते हैं ना, चूना लगाते हैं दीवारों पे, उसमें CaOH का होल ट्वाइस का यूज होता है। NH4OH इज यूज्ड इन क्लीनिंग ग्रीस फ्रॉम द क्लॉथ। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस, और इसका यूज कहाँ पे होता है, जब किसी कपड़े पर ग्रीस का दाग लग जाता है तो उस ग्रीस के दाग को साफ करने के लिए हम लोग NH4OH का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा यूज ऑफ बेस है, ये हो गया। अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और नया जो टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली। ये क्या है, देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली। तो देखिए, बेस हम लोग किसको कहते हैं, बेस इज अ सब्सटेंस which produce hydrogen ion when dissolved in water. Sorry, base is a substance which produce hydroxide ion when dissolved in water. Clear है? तो जो सब्सटेंस जब वाटर में उसको हम लोग डिजोल्व करेंगे और उसमें से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बेस कहते हैं, और उसी को हम लोग अल्कली भी कहते हैं। ठीक है, जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, या फिर उसी बेस को अल्कली कहा जाता है। जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग अल्कली कहते हैं। लेकिन बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो बेस तो हैं, लेकिन जब उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग अल्कली नहीं कहेंगे। ठीक है, बेस तो कहेंगे लेकिन अल्कली नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, दोनों का डिफिनीशन लिख देना है कि अल्कली क्या होता है और बेस क्या होता है। देखिए, सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते हैं, बट सारे अल्कलीज जो होते हैं वो बेस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
पहले हम लोग लिखेंगे बेस के बारे में, बेस क्या चीज है। पहले बेस लिखते हैं, बेस अ सब्सटेंस which produce hydroxide ion when dissolved in water, when dissolved in water। ठीक है, आर्हेनियस प्रिंसिपल के अनुसार बेस क्या है? अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और अल्कली क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये सारे बेस हैं और सारे के सारे अल्कलीज भी हैं, इसलिए कि इनको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन नहीं करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो उसको हम लोग केवल बेस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अल्कली। अल्कली ये क्या होता है? अ बेस, अल्कली के बारे में पढ़ना है। तो पहले तो बेस के बारे में हमने पढ़ा कि बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अल्कली क्या है। अ बेस which are soluble in water and give इसमें और भी बेस के बारे में और भी कुछ लिख लीजिए, जैसे CaO यह भी एक बेस है, फिर CuO यह भी एक बेस है, फिर आप और भी लिख सकते हैं MgO यह भी एक बेस है। आप और भी बहुत सारे कुछ लिख सकते हैं जैसे BaO। ये सारे बेस तो हैं लेकिन सारे अल्कली नहीं है। अल्कली केवल वही होंगे जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होगा, यानी जब वाटर में उसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन करेगा। अ बेस विच आर soluble in water and give OH minus ion in the solution। ठीक है, जो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे हम लोग? अल्कली कहेंगे। जैसे एग्जांपल में अब देखिए यहाँ पे ये तो अल्कली हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, बट यह तो एक बेस है, यह भी एक बेस है, यह भी एक बेस है, यह भी एक बेस है। लेकिन इन सारे को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन कहां से करेंगे? तो ये सारे जो हैं अल्कली नहीं है, बट ये सारे जो हैं अल्कली हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए NH4OH, CuO, NaOH, etc। तो देख लीजिए बेस क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बट आपने बेस का यह भी पढ़ा है कि जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। बेस तो है लेकिन जब उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अल्कली में क्या है कि अल्कली वही बेस होगा जो हाइड्रोक्साइड का आयन का प्रोडक्शन करेगा व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये था यूज ऑफ बेस एंड अल्कली। क्लियर है?
अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और नया टॉपिक है हमारा मिक्सिंग ऑफ बेस विथ वाटर। इसको आप डाइल्यूशन ऑफ बेस भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको एसिड के डाइल्यूशन के बारे में बताया था कि जब कोई भी एसिड होता है उसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं, वाटर डालते हैं, तो उसको हम लोग डाइल्यूशन ऑफ वाटर बोलते हैं, सॉरी डाइल्यूशन ऑफ एसिड बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी है कि जो बेस होते हैं उसमें जब हम लोग वाटर डालते हैं तो वह क्या होता है, वह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब वहां जिस बर्तन में आप बेस को और वाटर को ऐड करेंगे वो बर्तन आपको छूने से कैसा लगेगा, हॉट लगेगा, गर्म लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, मिक्सिंग ऑफ बेस विथ वाटर इज या इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब जब हम लोग वाटर बेस में वाटर ऐड कर दिए तो उसमें से हीट क्या होता है, बाहर निकलता है। हीट बाहर निकलता है तो यह कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ बेस, ये टॉपिक, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ बेस। जो बेस है उसमें जब आप वाटर ऐड करते हैं, उसको जब आप डाइल्यूट बनाते हैं तो उसके स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब आप उसमें वाटर ऐड करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जो आपका बेस है इसका भी स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ बेस, या आप याद कर लीजिए कि जो डाइल्यूशन ऑफ बेस होता है उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डिक्रीजेस। जो स्ट्रेंथ होता है बेस का वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक होगा वो क्या है, देख लीजिए। तीसरा टॉपिक है हमारे पास deliquescent nature of NaOH and KOH। देखिए ये क्या है, deliquescent nature of NaOH and KOH। ये नेचर सारे बेस में नहीं पाए जाते हैं। डेलिक्वेसेंट नेचर जो होते हैं सारे बेस में नहीं पाए जाते हैं, केवल NaOH एंड KOH में ही पाया जाता है। NaOH का मतलब हो गया कास्टिक सोडा और KOH का मतलब हो गया कास्टिक पोटास, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में ये डेलिक्वेसेंट नेचर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये प्रॉपर्टीज मतलब डेलिक्वेसेंट नेचर है क्या, KOH और NaOH के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो एयर जो होता है उसमें से मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉइस्चराइजर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी को डेलिक्वेसेंट नेचर ऑफ NaOH और KOH कहा जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, NaOH and KOH absorb large amount of moisturizer, moisture बोल सकते हो, moisture from the air and become liquid, this is called deliquescent nature of base, ठीक है। डेलिक्वेसेंट नेचर ऑफ बेस क्या होते हैं, तो डेलिक्वेसेंट
नेचर जो बेस के होते हैं वो यही होते हैं कि जो बेस होते हैं वो एयर से मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डेली क्विसेंट नेचर ऑफ बेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अब हमारा टॉपिक होगा वो क्या हो, तो ये सारे जो है बेस के बारे में हो गए। बेस क्या है, किस तरीके का होता है, और बेस भी दो टाइप्स के ही होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। ये टॉपिक शायद हमने आपको नहीं बताया है तो वो भी आप जान लीजिए। ये 4th नंबर टाइप्स ऑफ बेस, ये हम भूल गए थे, आपको भी बता दे रहे। टाइप्स ऑफ बेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेस। जैसे हमने एसिड में पढ़ा था ना कि जो एसिड्स होते हैं वह भी 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एसिड और आर्टिफिशियल एसिड, या कहते हैं हम लोग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेस। फर्स्ट क्या है, वीक बेस। इसमें आता है CaOH का होल ट्वाइस, और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होता है, NaOH एंड KOH। ठीक है, तो देखिए वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, इनको भी कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक वीक बेस वो बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब इसके जो आयंस होते हैं वो बिल्कुल टूट करके अलग अलग हो जाते हैं जब उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं। लेकिन वीक बेस में ऐसा नहीं होता है। एसिड में भी यही बात होती है। वीक एसिड इज दैट एसिड which is not completely ionized when dissolved in water। जब उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जो वीक बेस होते हैं, ठीक है, जो वीक बेस होते हैं उनको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, वीक बेस वो बेस होते हैं जब उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मिनिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जिसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द बेस विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड द बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड वीक बेस। ठीक है, तो ये बेस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग आगे के वीडियोस में कुछ बेस किस तरह से बनाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। और जो अभी हमारा एक टॉपिक और भी छूटा हुआ है वो है साल्ट। तो साल्ट के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। साल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म आफ्टर मिक्सिंग एसिड एंड बेस एंड इट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा बेस जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब बच्चों हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे और नया टॉपिक है हमारा बेसिसिटी और एसिडिटी। ये चीजें क्या होती हैं, देखिए, द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। मतलब किसी भी एसिड में जितने रिप्रेसिबल हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, उन्हीं को उसकी बेसिसिटी कही जाती है, उस एसिड की। और जितने आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड होते हैं उन्हीं को उसकी उस बेस की एसिडिटी कही जाती है। ठीक है, बेसिसिटी जो होता है एसिड के लिए होता है
और एसिडिटी जो होती है वो जो होती है बेस के, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक बेस है, यह भी एक बेस है, तो बेस के लिए हम लोग एसिडिटी निकालते हैं, और जितना रिफ्रेशिबल मतलब जितना इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है वही उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। जैसे देख लीजिए NH4OH में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कितनी है 1, तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी 1। CaOH के होल ट्वाइस में एसिडिटी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कितनी है 2। उसी तरीके से बेसिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ ionizable hydrogen atom in one molecule of the acid is called its basicity। कोई भी एसिड होता है उसमें जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग उसकी बेसिसिटी कहते हैं। जैसे HCl HNO3 दोनों में कितने कितने हाइड्रोजन है 1 1, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1। H2SO4 H2CO3 इन दोनों में जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या कितनी है 2, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2। H3PO4 इसमें हाइड्रोजन कितना है 3, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 3। तो ये बेसिसिटी और यहाँ पे है एसिडिटी, नाम के बिल्कुल उल्टा है। बेसिसिटी जो होती है वो एसिड के लिए निकाली जाती है, और एसिडिटी जो होती है वो किसी बेस के लिए निकाली जाती है। क्लियर हो गई बात है?